5वीं दोपहर। काले बेंट का चाकू। अगले दिन दोपहर को जब हम लोग मिले तो एक अजब की मनस्थिति थी हम लोगों की। हम सब इस रंगीन रोमानी प्रेम के प्रति अपना मोह तोड़ नहीं पाते थे और दूसरी ओर उस पर हंसी भी आती थी। तीसरी ओर एक अजब सी ग्लानि थी अपने मन में कि हम सब और हम सबके ये किशोरावस्था के सपने कितने निस्सार होते हैं। और इन सभी भावनाओं का संघर्ष हमें एक अजीब सी झेंप और झुंझलाहट, बल्कि उसे खिसियाहट कहना बेहतर होगा, की स्थिति में छोड़ गया था। लेकिन मानिक मुल्ला बिल्कुल निर्द्वंद्व भाव से प्रसन्नचित्त हम लोगों से हंस हंस कर बातें करते जा रहे थे और अलमारी तथा मेज पर से धूल झाड़ते जा रहे थे जो रात को आंधी के कारण जम जाती है। और ऐसा लगता था कि जैसे आदमी पुराने फटे हुए मोजों को कूड़े पर फेंक देता है, उसी तरह अपने उस सारे रुमानी भ्रम को, सारी ममता छोड़कर फेंक दिया है और उधर मुड़कर देखने का भी मोह नहीं रखा। सहसा मैंने पूछा, इस घटना ने तो आपके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला होगा। मेरे इस प्रश्न से उनके चेहरे पर दो चार भाव, बहुत करुण रेखाएं उभर आई, लेकिन उन्होंने बड़ी चतुरता से अपने मन स्थिति छिपाते हुए कहा, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई घटना ऐसी नहीं जो आदमी के अंतर्मन पर गहरी छाप ना छोड़ जाए। कम से कम अगर मेरे जीवन में ऐसा हो तो मेरी तो सारी ज़िंदगी बिल्कुल मरुस्थल हो जाए। शायद दुनिया की कोई ऐसी चीज़ मेरे मन में कभी रस का संचार कर ना सके। मैंने कहा। मानिक मुल्ला मेरी ओर देखकर हंसे और बोले, इसके यह मतलब है कि तुमने अभी ना तो ज़िंदगी देखी है और ना अभी अच्छे उपन्यास ही पढ़े हैं। ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही सुना गया है मित्रवर कि इस प्रकार की निष्फल उपासना के बाद और फिर ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की आती है जो बौद्धिक, नैतिक और आर्थिक दृष्टि से निम्नतर स्तर की होती है, पर जिसमें अधिक ईमानदारी, अधिक चरित्र, अधिक वफादारी और अधिक बल होता है। मसलन शरद चटर्जी के देवदास मुखर्जी क्यों ही ले लो, पारो के बाद उन्हें चंद्रा मिली। इसी तरह अन्य कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं। मानिक मुल्ला को क्या तुम कम समझते हो? मानिक मुल्ला ने लिली के बाद गंधारी की तरह अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध लेने की कसम खा ली। लेकिन अच्छा होता कि पट्टी ही बांध लेता, क्योंकि लिली के बाद सत्ती का आकर्षण मेरे लिए शुभ नहीं हुआ और ना उसके ही लिए। लेकिन वह बिल्कुल दूसरी धातु की थी, जमुना से भी अलग और लिली से भी अलग। बड़ी विचित्र है उसकी कहानी भी। लेकिन मुल्ला भाई, एक बात मैं कहूँगा, अगर तुम बुरा ना मानो तो। प्रकाश ने बात काट कर कहा, ये कहानियाँ जो तुम कहते हो बिल्कुल सीधे साधे विवरण की भांति होती है। उनमें कुछ कथा शिल्प, कुछ काट छाट, कुछ टेक्निक भी तो होनी चाहिए। टेक्निक? हाँ, टेक्निक पर ज़्यादा जोर वही देता है जो कहीं ना कहीं अपरिपक्व होता है, जो अभ्यास कर रहा है, जिसे उचित माध्यम नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी टेक्निक पर ध्यान देना बहुत स्वस्थ प्रवृत्ति है, बशर्ते वह अनुपात से अधिक ना हो जाए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे तो कहानी कहने के दृष्टिकोण से फ्लाबेर और मुपासा बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें पाठक को अपने जादू में बांध लेने की ताकत है। वैसे उनके बाद चेखव कहानी के क्षेत्र में विचित्र व्यक्ति रहा है और मैं उसका लोहा मानता हूँ। चेखव ने एक बार किसी महिला से कहा था, कहानी कहना कठिन बात नहीं है। आप कोई चीज़ मेरे सामने रख दे, या शीशे का गिलास या एस्ट्रे, और कहे कि मैं इस पर कहानी कहूँ। थोड़ी देर में मेरी कल्पना जागृत हो जाएगी और उससे संबंध कितने लोगों के जीवन मुझे याद आ जाएंगे और वह चीज़ कहानी का सुंदर विषय बन जाएगी। मैंने अवसर का लाभ उठाते हुए फौरन वह काले बेंट वाला चाकू ताक पर से उठाया और बीच में रखते हुए कहा, अच्छा, इसको सत्य की कहानी का केंद्र बिंदु बनाइए। बनाइए? मानिक मुल्ला गंभीर होकर बोले, यह तो उसके कहानी का केंद्र बिंदु है ही। जब मैं ये चाकू देखता हूँ तो कल्पना करता हूँ, इसके काले बेंट पर बहुत सुंदर फूल की पंखुड़ियाँ जैसे गुलाबी नाखूनों वाली लंबी पतली उंगलियाँ आवेश से कांप रही है। एक चेहरा जो आवेश से आरक्त है, थोड़ी निराशा से नीला है और थोड़े डर से विवर्ण है। यह स्मृति चित्र है सत्ती का, जब वह अंतिम बार मुझे मिली थी
और मैं आंख उठाकर उसकी ओर देख भी नहीं सका था। उसके हाथों में यही चाकू था। उसके बाद उन्होंने सत्ती की जो कहानी बताई उसे टेक्निक ना निभाकर मैं संक्षेप में बता देता हूँ। मानिक मुल्ला का कहना था कि वह लड़की अच्छी नहीं कही जा सकती थी क्योंकि उसके रहन सहन में एक अजीब सी विलासिता झलकती थी। चाल ढाल भी बहुत उद्दीप्त करने वाली थी। वह हर आने जाने वाले परिचित अपरिचित से बोलने बतियाने के लिए उत्सुक रहती थी। गली में चलते चलते गुनगुनाती रहती थी और अकारण लोगों की ओर देखकर मुस्कुरा दिया करती थी। लेकिन मानिक मुल्ला का कहना था कि वह लड़की बुरी भी नहीं कही जा सकती थी क्योंकि उसके बारे में कोई वैसी अफवाह नहीं थी और सभी लोग अच्छी तरह जानते थे कि अगर कोई उसकी तरफ ऐसी वैसी निगाह से देखता तो वह आंखें निकाल सकती है। उसकी कमर में एक काले बेट का चाकू हमेशा रहा करता था। लोगों का यह कहना था कि उसका चाचा जिसके साथ वह रहती थी रिश्ते में उसका कोई नहीं है। वह असल में फतेहपुर के पास के किसी गांव का नाई है जो सफ़र मैना पलटन में भर्ती होकर क्वेटा बलूचिस्तान की ओर गया था और वहां किसी गांव के नेस्तनाबूद हो जाने के बाद वह 3-4 बरस की लड़की उसे रोती हुई मिली थी जिसे वह उठा लाया और पालने पोसने लगा था। बहुत दिनों तक वह लड़की उधर ही रही और अंत में उसका एक हाथ कट जाने के बाद उसे पेंशन मिल गई और वह आकर यहीं रहने लगा। एक हाथ कट जाने से वह अपना पुश्तैनी पेशा तो नहीं कर सकता था लेकिन उसने यहाँ आकर साबुन साजी शुरू कर दी थी और चमन ठाकुर का पहिया छाप साबुन ना सिर्फ मोहल्ले में वरन चौक तक की दुकानों पर बेचा जाता था। क्योंकि उसका एक हाथ कटा हुआ था अतः 16-17 साल की अनिंद सुंदरी सत्ती साबुन जमाती थी। उसके टुकड़े उसी काले बेट के चाकू से काटती थी, उन्हें दुकानदारों के यहाँ पहुँचाती थी और हर पखवाड़े के अंत में जाकर उसका दाम वसूल कर लाती थी। हर दुकानदार उसके सिर पर बंधे रंग बिरंगे रुमाल, उसके बलूची कुर्ते, उसके चौड़े गरारे की ओर एक दबी निगाह डालता और दूसरे साबुनों के बजाय पहिया छाप साबुन दुकान पर रखता। ग्राहकों से उसकी सिफारिश करता और उसकी यही तमन्ना रहती कि कैसे सत्ती को पखवाड़े के अंत में ज़्यादा से ज़्यादा कलदार दे सके। चमन ठाकुर कारखाने के बाहर खाद डालकर नारियल का हुक्का पीते रहते थे और सत्ती अंदर काम करती रहती थी। श्रम ने सत्ती के बदन में ऐसा गठन, चेहरे पर एक ऐसा तेज, बातों में ऐसा अदम्य आत्मविश्वास पैदा कर दिया था कि जब उसे मानिक मुल्ला ने देखा तो उनके मन में लेली का अभाव बहुत हद तक भर गया और सत्ती के व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध हो गए। सत्ती ने उनकी भेंट अजब ढंग से हुई। कारखाने के बाहर चमन और सत्ती मिलकर गंगा महाजन के यहाँ का देना पावना जोड़ रहे थे। चमन ने जो कुछ पढ़ा लिखा था वह भूल चुके थे। सत्ती ने थोड़ा पढ़ा था पर वह हिसाब काफ़ी जटिल था। उधर मानिक मुल्ला दही लेकर घर जा रहे थे कि दोनों को हिसाब पर झगड़ते देखा। सत्ती सिर झटकती थी तो उसके कानों के दोनों बूंदे चमक उठते थे और हंसती थी तो मानो दांतों से चमक जाते थे। मुड़ती थी तो कंचन सा बदन झलमला उठता था और सिर झुकाती थी तो नागिन सी उसकी आंख अलके झूल जाती थी। अब अगर मानिक मुल्ला के कदम धरती से चिपक ही गए तो इसमें मानिक मुल्ला का कौन कसूर। इतने में चमन ठाकुर बोले, जयराम जी की भैया, और उनके कटे हुए दाएं हाथ ने जुम्बिश खाई और फिर लटक गया। सत्ती हंसकर बोली, लो जरा हिसाब जोड़ दो मानिक बाबू। और मानिक बाबू भाभी के लिए दही ले जाना भूलकर इतनी देर तक हिसाब लगाते रहे कि भाभी ने खूब डांटा। लेकिन उस दिन से अक्सर उनके जिम में सत्ती का हिसाब जोड़ना आता रहा और गणित शास्त्र में एकाएक उनकी जैसे दिलचस्पी बढ़ गई। उसे देखकर ताज्जुब होता था। मानिक मुल्ला की गिनती पता नहीं क्यों सत्ती अपने मित्रों में करने लगी। एक ऐसा मित्र जिस पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है, एक ऐसा मित्र जिसे सभी साबुन के नुस्खे निसंदेह बताए जा सकते थे, जिसके बारे में पूरा भरोसा था कि वह साबुन के नुस्खों को दूसरी कंपनी वालों को नहीं बता देगा, जिस पर सारा हिसाब छोड़ा जा सकता था, जिससे यह भी सलाह ली जा सकती थी कि हरधन स्टोर्स को माल उधार दिया जा सकता है या नहीं। मानिक के आते ही सत्ती सारा काम छोड़कर उठाती, दरी बिछा देती, जमे हुए साबुन के थाल ले आती और कमर से काला चाकू निकालकर साबुन की सलाखें काटती जाती और मानिक को दिन भर का सारा दुख सुख बताती जाती।
किस बनिए ने बेईमानी की, किसने सबसे ज़्यादा साबुन बेचा, कहाँ की रानी की नई दुकान खुली है, वगैरह। मानिक मुल्ला उसके पास बैठकर एक अजब सी बात महसूस करते थे। इस मेहनत करने वाली स्वाधीन लड़की के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो ना पढ़ी लिखी भावुक लिली में था और ना अनपढ़ी दमित मन वाली जमुना में था। इसमें सहज स्वस्थ ममता थी जो हमदर्दी चाहती थी, हमदर्दी देती थी, जिसकी मित्रता का अर्थ था एक दूसरे के दुख सुख श्रम और उल्लास में हाथ बटाना। उसमें कहीं से कोई गांठ, कोई उलझन, कोई भय, कोई दमन, कोई कमजोरी नहीं थी, कोई बंधन नहीं था। उसका मन खुली धूप की तरह स्वच्छ था। अगर उसे लिली की तरह थोड़ी शिक्षा भी मिली होती तो सोने में सुहागा होता, मगर फिर भी उसमें जो कुछ था वह मानिक मुल्ला को आकाश के सपनों में विहार करने की प्रेरणा नहीं देता था, न उन्हें विकृतियों की अंधेरी खाइयों में गिराता था। वह उन्हें धरती पर सहज मानवीय भावना से जीने की प्रेरणा देती थी। वह कुछ ऐसी भावनाएं जगाती थी जो ऐसी ही कोई मित्र संगिनी जगा सकती थी, जो स्वाधीन हो, जो साहसी हो, जो मध्यम वर्ग के मर्यादाओं के शीशों के पीछे सजी हुई गुड़िया की तरह बेजान और खोखली न हो, जो सृजन और श्रम में सामाजिक जीवन में उचित भाग लेती हो, अपना उचित दे देती हो। मेरा यह मतलब नहीं कि मानिक मुल्ला उसके पास बैठकर यह सब चिंतन किया करते थे, नहीं, यह सब तो उस परिस्थिति का मेरा अपना विश्लेषण है। वैसे मानिक मुल्ला को तो वह बहुत अच्छी लगती थी, और उन दिनों मानिक मुल्ला का मन पढ़ने में नहीं लगने लगा, काम करने में भी, और उनका वजन भी बढ़ गया और उन्हें भूख भी खुलकर लगने लगी। वे कॉलेज के खेलों में हिस्सा लेने लगे। मानिक मुल्ला ने ज़रा झेंपते हुए यह भी स्वीकार किया कि उनके मन में सत्ती के लिए बहुत आकर्षण जाग गया था, और अक्सर सत्ती की हाथी दांत सी गर्दन को चूमते हुए उसके लंबे झूलते बूंदों को देखकर उसके होंठ कांपने लगते थे और माथे की नसों में गर्म खून जोर से दौड़ने लगता था। पर सारी मित्रता के बावजूद कभी सत्ती के व्यवहार में उसे जमुना से कोई बात नहीं दिखाई पड़ी। मानिक की निगाह जब उसके झूलते हुए बूंदों पर पड़ती और उनका माथा गर्म हो जाता, तभी उनकी निगाह सत्ती की कमर से झूलते हुए चाकू पर पड़ती और माथा फिर ठंडा हो जाता, क्योंकि सत्ती उन्हें बता चुकी थी कि एक बार एक बनिए ने साबुन की सलाखें रखवाते हुए कहा, साबुन तो क्या, मैं साबुन वाली को भी दुकान पर रख लूं? तो सत्ती ने फ़ौरन चाकू खोलकर कहा, मुझे अपनी दुकान पर रख और ये चाकू अपनी छाती में रख कमीने। तो सेठ ने सत्ती के पांव छूकर कसम खाई कि वह तो मजाक कर रहा था, वरना वह तो अपनी पहली ही सेठानी नहीं रख पाया। वहीं दरबान के साथ चली गई, अब भला सत्ती को क्या रखेगा। इसी घटना को याद कर मानिक मुल्ला कभी कुछ नहीं कहते थे, पर मन ही मन एक अव्यक्त करुण उदासी उनकी आत्मा पर छा गई थी, और उन दिनों वे कुछ कविताएं भी लिखने लगे थे जो बहुत करुण विरह गीत होती थी, जिनमें कल्पना कर लेते थे कि सत्ती उनसे कहीं दूर चली गई है, और फिर वे सत्ती को विश्वास दिलाते थे कि प्रिय, तुम्हारे प्रणय का स्वप्न मेरे हृदय में पल रहा है और सदा पलता रहेगा। कभी कभी वे बहुत व्याकुल होकर लिखते थे, जिसका भावार्थ होता था कि मेघों की छाया में तो अब मुझसे तृषित नहीं हो रहा जाता, आदि आदि। सारांश यह है कि वे जो कुछ सत्ती से नहीं कह पाते उसे गीतों में बांध डालते, पर जब कभी सत्ती के सामने उन्हें कुछ गुनगुनाने का प्रयास किया तो सत्ती हंसते हंसते लोटपोट हो गई और बोली, तुमने बन्ना सुना है, सांझी सुनी है? और तब वह मोहल्ले में गाए जाने वाले गीत इतने दर्द भरी आवाज़ में गाती थी कि मानिक मुल्ला भाव विभोर हो उठते थे, और अपने गीत उन्हें कृत्रिम और शब्दाडंबर पूर्ण लगने लगते थे। ऐसी थी सत्ती, सदैव निकट, सदैव दूर, अपने में एक स्वतंत्र सत्ता, जिसके साथ मानिक मुल्ला के मन को संतोष भी मिलता था और आकुलता भी। कभी कभी वे सोचते थे कि अपनी भावनाओं को पत्र के माध्यम से लिख डालें, और वे कभी कभी पत्र लिखते भी थे, बहुत लंबे लंबे और बहुत मधुर, यहाँ तक कि अगर वो बचे होते तो उनकी गणना नेपोलियन और सीजर के प्रेम पत्रों के साथ की जाती। मगर जब उसमें आत्मा की ज्योति
चांद की राजकुमारी आदि वे लिख चुकते थे तो उन्हें ख्याल आता था कि वह भाषा तो बेचारी सत्ती समझती नहीं, और जो भाषा उसकी समझ में आती थी उसका व्यवहार करने में कमर में लटकने वाले काले चाकू की तस्वीर दिमाग में आ जाती थी। अतः उन्होंने वे सब खत फाड़ डाले। उसी बीच में सत्ती की ममता मानिक के प्रति दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती गई, और जब जब मानिक मुल्ला कहीं जाते बाहर बैठा हुआ चमन ठाकुर अपना कटा हाथ हिलाकर उन्हें सलाम करता, हंसता और पीठ पीछे उन्हें बहुत खूनी निगाह से देखकर दांत पीसता और पैर पटककर हुक्के के अंगारे कुरेदता। सत्ती मानिक के खाने पीने, कपड़े लत्ते, रहन सहन में बहुत दिलचस्पी लेती और बाद में अपनी अड़ोसिन पड़ोसिन से बतलाती कि मानिक 12वें दर्जे में पढ़ रहे हैं और उसके बाद बड़े लाट के दफ्तर में इन्हें नौकरी मिल जाएगी, और हमेशा मानिक को याद दिलाती रहती थी कि पढ़ाई में ढिलाई मत करना। पर एक बात अक्सर मानिक देखते थे कि सत्ती अब कुछ उदास सी रहने लगी है, और कोई ऐसी बात है जो यह मानिक से छिपाती है। मानिक ने बहुत पूछा पर उसने नहीं बताया, पर वह अक्सर चमन ठाकुर को झिड़क देती थी। राह में उसकी चिलम पड़ी रहती थी तो उसे ठोकर मार देती थी। खुद कभी हिसाब ना करके उसके सामने कॉपी और वसूली के रुपये फेंक देती थी। चमन ठाकुर ने एक दिन मानिक से कहा कि मैं अगर इसे ना लाकर पालता पोसता तो इसे चील और गिद्ध नोच नोच कर खा गए होते। और यही जब मानिक ने सत्ती से कहा तो वह बोली, चील और गिद्ध खा गए होते तो वह अच्छा होता, बजाय इसके कि यह राक्षस उसे नोचे खाए। मानिक ने सशंकित होकर पूछा तो वह बहुत झल्लाकर बोली, यह मेरा चाचा बनता है, इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया था। इसकी निगाह में खोट आ गया है पर मैं डरती नहीं, यह चाकू मेरे पास हमेशा रहता है। और उसके बाद उन्होंने सत्ती को पहली बार रोते देखा, और वह अनाथ, मेहनती और निराश्रित लड़की फूट फूट कर रोई और उन्हें कई घटनाएं बताई। यह बात सुनकर मानिक मुल्ला को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, पर वे बेहद व्यथित हुए, और यह जानकर कि ऐसा भी हो सकता है उसके मन में बहुत धक्का लगा। उस दिन शाम को उनसे खाना नहीं खाया गया, और यह सोचकर उनकी आंखों में आंसू भी आ गए कि यह ज़िंदगी इतनी गंदी और विकृत क्यों है। उसके बाद उन्होंने देखा कि सत्ती और चमन ठाकुर में कटुता बढ़ ही गई। साबुन का रोजगार भी ठंडा होता गया, और अक्सर मानिक के जाने पर सत्ती रोती हुई मिलती और चमन ठाकुर चीखते गरजते हुए मिलते। वे रिटायर्ड सोल्जर थे, अतः कहते थे, सूट कर दूंगा तुझे, संगीन से 2 टुकड़े कर दूंगा, तुझे समझा क्या है, आदि आदि। सत्ती के चेहरे पर थोड़ी खुशी उस दिन आई जिस दिन उसे मालूम हुआ कि मानिक 12वां दर्जा पास हो गए हैं। उसने उस दिन महीनों बाद पहली बार चमन ठाकुर से जाकर 2 रुपये मांगे। एक की मिठाई मंगाई और दूसरे से फूल बतासे चंडी के चौतरे पर चढ़ाई। पर उस दिन मानिक आए ही नहीं। जिस दिन मानिक आए उस दिन उसे यह जानकर बड़ी निराशा हुई कि मानिक नौकरी नहीं करेंगे बल्कि पढ़ेंगे। हालांकि भैया भाभी ने साफ मना कर दिया है कि अब ज़माना बुरा है और वे मानिक का खर्चा नहीं उठा सकते। सत्ती की राय भैया भाभी के साथ थी, क्योंकि वह अपनी आंख से मानिक को बड़े लाट के दफ्तर में देखना चाहती थी। पर जब उसने मानिक की इच्छा पढ़ने की देखी तो कहा, उदास मत हो, अगर मैं यहीं रही तो मैं दूंगी तुम्हें रुपए, अगर नहीं रही तो देखा जाएगा। मालिक मुल्ला ने घबराकर पूछा कि कहाँ जाओगी तुम? तो सत्ती ने एक और बात बताई जिससे मानिक स्तब्ध रह गए। महेश्वर दलाल यानी जमुना वाले तन्ना का पिता अक्सर आया करता था, और चूंकि दलाल होने के नाते उसकी सुनारों और सर्राफों से काफ़ी जान पहचान थी, अतः वह गिलट के कड़े और पायल पर पॉलिश कराकर चांदी के गहनों पर नकली सुनहरा पानी चढ़वा कर लाता था और सत्ती को देने की कोशिश करता था। जब मानिक मुल्ला ने पूछा कि चमन ठाकुर कुछ नहीं कहते तो बोली कि रोजगार तो पहले ही चौपट हो चुका है, चमन गांजा और दारू खूब पीता है। महेश्वर दलाल उसे रोज़ नए नए नोट ला कर देते हैं, रोज़ उसे अपने साथ ले जाते हैं। रात को वह पिए हुए आता है और ऐसी बातें बकता है कि सत्ती अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है और रात भर डर के मारे उसे नींद नहीं आती। इतना कहकर वह रो पड़ी और बोली, सिवा मानिक के उसका कोई नहीं है और मानिक भी उसे कोई रास्ता नहीं बताते। मानिक उस दिन बहुत ही व्यथित हुए और उस दिन उन्होंने एक बहुत ही करुणा कविता लिखी। उसे लेकर किसी स्थानीय पत्र में ही देने जा रहे थे कि रास्ते में सत्ती मिली। वह बहुत घबराई हुई थी और रोते रोते उसकी आंखें सूज आई थी। उसने मानिक को रोककर कहा,
तुम मेरे यहाँ मत आना, चमन ठाकुर तुम्हारा कत्ल करने पर उतारू है। 24 घंटे नशे में धुत रहता है। तुम्हें मेरी मांग की कसम है, तुम फिक्र ना करना, मेरे पास चाकू रहता है और फिर कोई मौका पड़ा तो तुम तो हो ही। जानते हो वह बूढ़ा पोपला महेसरा मुझसे ब्याह करने को कह रहा है। मानिक का मन बहुत आकुल रहा। कई बार उन्होंने चाहा कि सत्ती की ओर जाए, पर सच बात है कि नशेबाज चमन का क्या ठिकाना है। एक ही हाथ है पर सिपाही का हाथ ठहरा। इस बीच में एक बात और हुई। यह सारा किस्सा मानिक मुल्ला के नाम के साथ बहुत नमक मिर्च के साथ फैल गया और मोहल्ले की कई बूढ़ियों ने आकर बीजा छीलते हुए मानिक की भाभी को कहानी बताई और ताकीद की कि उसका ब्याह कर देना चाहिए। कई ने तो अपने नातेदारों की सुंदर सुशील लड़कियां तक बताई। भाभी ने थोड़ी अपनी तरफ से भी जोड़कर भैया से पूरा किस्सा बताया और भैया ने दूसरे दिन मानिक को बुलाकर समझाया कि उन्हें मानिक पर पूरा विश्वास है, लेकिन मानिक अब बच्चे नहीं हैं, उन्हें दुनिया को देखकर चलना चाहिए। इन छोटे लोगों को मुंह लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, यह सब बहुत गंदे हैं और कमीने किस्म के होते हैं। मानिक के ख़ानदान का इतना नाम है। मानिक अपने भैया के स्नेह पर बहुत रोए और उन्होंने वायदा किया कि अब वे इन लोगों से नहीं घुले मिलेंगे। 2-3 बार सत्ती आई पर मानिक मुल्ला अपने घर से बाहर नहीं निकले और कहला दिया कि यहाँ नहीं है। मानिक अक्सर जमुना के यहाँ जाया करते थे और एक दिन जमुना के दरवाजे पर सत्ती मिले। मानिक कुछ नहीं बोले तो सत्ती रोकर बोली, नसीब रूठ गया तो तुमने भी साथ छोड़ दिया। क्या गलती हो गई मुझसे? मानिक ने घबराकर चारों ओर देखा। भैया के दफ्तर से लौटने का वक्त हो गया था। सत्ती उनकी घबराहट समझ गई। क्षण भर उनकी ओर बड़ी अजब निगाह से देखती रही और फिर बोली, घबराओ ना मानिक, हम जा रहे हैं, और आंसू पोंछकर धीरे धीरे चली गई। उन्हीं दिनों भाभी और मानिक के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि भाभी भैया साफ कह चुके थे कि मानिक को अब कहीं नौकरी कर लेनी चाहिए, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। पर मानिक पढ़ना चाहते थे। भाभी ने एक दिन जब बहुत जली कुटी सुनाई तो मानिक उदास होकर एक बाग में जाकर बरगद के नीचे बेंच पर बैठ गए और सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद उन्हें किसी ने पुकारा तो देखा सामने सत्ती, बिल्कुल शांत, मुर्दे की तरह सफ़ेद चेहरा, भाव विहीन जड़ आंखें, आई और आकर पाँव के पास ज़मीन पर बैठ गई और बोली, आखिर जो सब चाहते थे वह हो गया। मानिक के पूछने पर उसने बताया कि कल रात को चमन ठाकुर के साथ महेश्वर दलाल आया। दोनों बड़ी रात तक बैठकर शराब पीते रहे। सहसा महेश्वर से कुछ बहुत से रुपयों की थैली लेकर चमन उठकर बाहर चला गया और महेश्वर आकर सत्ती से ऐसी बातें करने लगा जिसे सुनकर सत्ती का तन बदन सुलगने लगा। और सत्ती बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ी तो चमन ने उसे बाहर से बंद करके चला गया है। सत्ती ने फौरन अपना चाकू निकाला और महेश्वर दलाल को एक धक्का दिया तो महेश्वर दलाल लुढ़क गए। एक तो बूढ़े, दूसरे शराब में चूर, और सत्ती जो चाकू लेकर उसकी गर्दन पर चढ़ बैठी तो उसका सारा नशा काफूर हो गया और बोले, मार डालो मुझे, मैं उफ ना करूँगा, मैं तुझ पर हाथ ना उठाऊँगा, लेकिन मैंने नगद 500 रुपया दिया है, मैं बाल बच्चेदार आदमी मर जाऊँगा। और उसके बाद हिचकियाँ भर भर कर रोने लगे और फिर उसने यह कागज़ दिखाया जिस पर चमन ठाकुर ने 500 पर उसके साथ सत्ती को भेजने की शर्त की थी। और महेश्वर रोने लगा और सत्ती के जैसे किसी ने प्राण खींच लिए हो। महेश्वर के हाथ पांव फूल गए। फिर महेश्वर दलाल ने समझाया कि अब वो कानूनी कार्रवाई हो गई है, फिर महेश्वर दलाल सुख से रखेगा वगैरह वगैरह। पर सत्ती जड़ मुर्दे सी पड़ी रही। उसे याद नहीं महेश्वर ने क्या क्या कहा, उसे याद नहीं क्या हुआ। सत्ती चुपचाप नीची निगाह किए नखों से धरती खोदती रही और फिर मानिक की ओर देखकर बोली, महेश्वर ने आज ये अंगूठी दी है। मानिक ने हाथ में लेकर देखा तो मुस्कुराने का प्रयास करते हुए बोली, असली है। मानिक चुप हो रहे। सत्ती ने थोड़ी देर बाद पूछा कि मानिक उदास क्यों है, तो मानिक ने बताया कि भाभी से पढ़ाई के बारे में चकचक हो गई। तो सत्ती ने अंगूठी निकालकर फ़ौरन मानिक के हाथों में रख दिया और कहा कि इससे वह फ़ीस जमा कर दे, आगे की बात सत्ती के हाथों में छोड़ दे। मानिक ने इसे नहीं स्वीकार किया तो क्षण भर सत्ती चुप रही, फिर सहसा बोली, मैं समझ गई, अब तुम मुझसे कुछ नहीं लोगे, पर बताओ मैं क्या करूं? मुझे कोई भी तो नहीं बताता, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे कोई रास्ता बताओ।
कोई रास्ता, तुम जो कहोगे मैं हर तरह से तैयार हूँ। और सचमुच सत्ती को अब तक पत्थर की तरह निष्प्राण बैठी थी, पाँव पड़कर फूट फूट कर रो पड़ी। मानिक घबराकर उठे पर उसने पाँव पर सिर रख दिया तो इतना रोई कि पूछो मत। पर मानिक ने कहा कि अब उन्हें देर हो रही है, तो वह चुपचाप उठी और चली गई। एक बार फिर वह मिली और मानिक उस दिन भी उदास थे, क्योंकि जुलाई आ गई थी और उन्होंने दाखिले का कुछ निश्चय नहीं हो पा रहा था। सत्ती ने बहुत इसरार करके मानिक को रुपए दिए ताकि उनका काम न रुके, और फिर बहुत बिलख बिलख कर रोई और कहा कि उसकी ज़िंदगी नरक हो गई है, उसे कोई राह नहीं बताता। मानिक मुल्ला ने सांत्वना का एक शब्द भी नहीं कहा, तो वह चुप हो गई और पूछने लगी कि मानिक को उसकी बातें बुरी तो नहीं लगती, क्योंकि मानिक के अलावा कोई और है नहीं जिससे वह अपना दुख कह सके, और मानिक से ना जाने क्यों वह कोई बात नहीं छिपा पाती है, और उनसे कह देने पर उसका मन हल्का हो जाता है और उसे लगता है कि कम से कम एक आदमी ऐसा है जिसके आगे उसकी आत्मा निष्पाप और अकलुष है। मानिक के सामने कोई रास्ता नहीं था, और सच तो यह है कि भैया का कहना भी उन्हें ठीक लगता था कि मानिक और इन लोगों का क्या मुकाबला, दोनों की सोसाइटी अलग, मर्यादा अलग। पर मानिक मुल्ला सत्ती से कुछ कह भी नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें पढ़ाई भी जारी रखनी थी, और इसी अंतर्द्वंद के कारण उनके गीतों में गहन निराशा और कटुता आती जा रही थी। और फिर एक दिन एक अजब सी घटना हुई। मानिक मुल्ला सो रहे थे कि सहसा किसी ने उन्हें जगाया, और उन्होंने आँख खोली तो सामने देखा सत्ती। उसके हाथ में चाकू था। उसकी लंबी पतली गुलाबी उंगलियों में चाकू काँप रहा था। चेहरा आवेश से आरक्त, निराशा से नीला, डर से विवर्ण। उसकी बगल में एक छोटा सा बैग था जिसमें गहने और रुपए भरे थे। सत्ती मानिक के पाँव पर गिर पड़ी और बोली, किसी तरह चमन ठाकुर से छूट कर आई हूँ, अब डूब मरूंगी पर वहाँ नहीं लौटूंगी। तुम कहीं ले चलो, कहीं। मैं काम करूंगी, मजदूरी कर लूँगी, तुम्हारे भरोसे चली आई हूँ। मानिक का यह हाल कि ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे। कविता उविता तो ठीक है, पर यह इल्लत मानिक कहाँ पालते। और फिर भैया ठहरे भैया, और भाभी उनसे 7 कदम आगे। मानिक की सारी किस्मत बड़े पतले तागे पर झूल रही थी, पर आखिर दिमाग मानिक मुल्ला का ठहरा। खेल ही तो गया। फ़ौरन बोले, अच्छा बैठो सत्ती, मैं अभी चलूँगा, तुम्हारे साथ चलूँगा। और इधर पहुँचे भैया के पास। चुपचाप 2 वाक्यों में सारी स्थिति बता दी। भैया बोले, उसे बिठाओ, मैं चमन को बुला लाऊं। मानिक गए और सत्ती को इतना इसरार करे जल्दी निकल चलने को कि कहीं महेश्वर दलाल या चमन ही ना आ पहुँचे। उतना मानिक किसी न किसी बहाने टालते जाए, और जब सत्ती ने चाकू चमका कर कहा कि अगर नहीं चलोगे तो आज या तो मेरी जान जाएगी या और किसी की, तो मानिक का रोम रोम थर्रा उठा और मन ही मन मानिक भैया को स्मरण करने लगे। सत्ती उनसे पूछती रही, कहाँ चलोगे, कहाँ ठहरोगे, कहाँ नौकरी दिलाओगे, मैं अकेली नहीं रहूँगी। इतने में एक हाथ में लाठी लिए महेश्वर और एक में लालटेन लिए चमन ठाकुर आ पहुँचे, और पीछे पीछे भैया और भाभी। सत्ती देखते ही नागिन की तरह उछलकर कोने में चिपक गई और क्षण भर में ही स्थिति समझकर चाकू खोलकर मानिक की ओर लपकी। दगाबाज कमीना, पर भैया ने फ़ौरन मानिक को खींच लिया। महेश्वर ने सत्ती को दबोचा और भाभी चीख कर भागी। उसके बाद कमरे में भयानक दृश्य रहा। सत्ती काबू में ही नहीं आती थी, पर जब चमन ठाकुर ने अपने एक ही फौजी हाथ से पटरा उठाकर सत्ती को मारा तो वह बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी अवस्था में सत्ती का चाकू वहीं छूट गया और उसके गहनों का बैग भी पता नहीं कहाँ गया। मानिक का अनुमान था कि भाभी ने उसे सुरक्षा के ख्याल से ले जाकर अपने संदूक में रख लिया था। बेहोश सत्ती को भैया और महेश्वर उठाकर उसके घर पहुंचा आए और मानिक मुल्ला डर के मारे भैया के कमरे में सोए। दूसरे दिन चमन ठाकुर के घर पर काफ़ी जमाव था, क्योंकि घर खुला पड़ा था, सामान बिखरा पड़ा था और चमन ठाकुर तथा सत्ती दोनों गायब थे। और बहुत सुबह उठकर जो बुढ़िया गंगा नहाने जाती थी, उनका कहना था कि एक तांगा इधर से गया था जिस पर कुछ सामान लदा था। चमन ठाकुर बैठा था और आगे की सीट पर सफ़ेद चादर से ढका कोई सो रहा था, जैसे लाश हो। लोगों का कहना था कि चमन और महेश्वर ने मिलकर रात को सत्ती का गला घोंट दिया।